हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा सीरीज लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर साइंस, जिसका नाम है दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बार बार जिक्र कर रहे थे, बार बार कॉमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि ये जो टॉपिक है वो आप लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस के लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं उसमें जो पहला चैप्टर था वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है हमने, लेकिन लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ठीक है, तो वही चीज आप लोग बोल रहे थे जो अलग से बनाइए, तीनों जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं, आई मीन टू से लॉ, न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं, ये चीज के ऊपर वीडियो बनाई। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आज आप देखोगे पूरा तो आपको तीनों के तीनों लॉ जो न्यूटन्स के होते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा फंडामेंटल चीजें बताऊंगा डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में एक और चीज बता दो दोस्तों कि आप लोग का साइंस का पूरा एंटायर सिलेबस, चाहे वो 7वीं हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं हो, ये चारों स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो। साथ ही में मैथ्स का 100% सिलेबस कंप्लीट है। जितने भी चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो से ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए, आपको बस हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करना होगा, आप लोगों को सब चीज वहां पे मिल जाएगा। तो प्लीज अच्छे से जाके चेक कर लीजिए ताकि सब चीज आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, उस पे भी हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज होती है। तो ऐसे कुछ चीजें हम डाल रहे हैं वहां पे डेली बेसिस पे। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की जरूरत वहां पे भी है। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सा फंडा है कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे हमारे, आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की थी, यानी डिस्कवर की थी। तो नॉर्मली सबसे बड़ा जो डिस्कवरी था उनका सबको पता, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है ना। तो ग्रेविटी क्या था, एक वो पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन रियल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये स्टोरी हमने खुद बनाया, यानी जो फिजिशियन थे उन्होंने बनाया है कि एक न्यूटन जो थे वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे एंड उनके ऊपर एप्पल गिरा। ऐसा कुछ रियल में हुआ नहीं था। ये लोग जो है वो कहानियां बनाते गए और बुक्स में वही सब डालते गए, तो ये हम लोग पढ़ रहे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है ना, जहां तक हमने स्टडी किया है, रिसर्च किया है। तो वो जो, चलो ग्रेविटी जो था सबसे बड़ा इन्वेंशन था, सबसे बड़ा डिस्कवरी था। लेकिन यहां पे हम थोड़ा बात कर रहे हैं मोशन से रिलेटेड, यानी मोशन क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह पे होता है, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंसीडर करोगे, समझ लो कि ये एक मेरा एक बॉक्स का शेप का एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। समझ लो ये हमारा टेबल है, ठीक है, इस प्रकार का समझ लो ये टेबल है। ये बॉक्स जो है ये टेबल के ऊपर क्या है दोस्तों, रखा हुआ है। अब ये कब तक रखा रहेगा, जब तक यहां से वो हिलेगा नहीं। ठीक है ना। अब कैसे नहीं हिलेगा, जब तक कोई इसके ऊपर बाहर से फोर्स ना अप्लाई करे, यानी कि जब मैं हाथ से टच करूं या फिर उठा के रख दूं, तो जब तक कोई बाहर वाला फोर्स अप्लाई नहीं करता तब तक ये उसके ऊपर हिलता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड क्या होता है, न्यूटन ने अपना 3 लॉ बना दिया था। तो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं। इसको हम लोग वन बाय वन बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा यहां पे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन जो था उसका पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका समझने की कोशिश करो। इसका मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये जो डेफिनेशन अभी मैं लिखा रहा हूं दोस्तों, इसको नोट डाउन भी आप साथ में कर सकते हो, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अलग से भी, टेंशन मत लो। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात यहां पे कंसीडर करो, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन ये होता है कि एनी बॉडी कंटिन्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन। एनी बॉडी, देखो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन भी साथ में दूंगा, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, एनी बॉडी कंटिन्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ये रहा हमारा डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक बार यहां पे मैं रीड करके बता दूं फिर से आप लोग को कि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है। न्यूटन्स के लॉ का जो पहला लॉ है हमारा न्यूटन्स का, वो क्या बोलता है कि एनी बॉडी, क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पे, वो बोल रहा है एनी बॉडी कंटिन्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी इसका मतलब अगर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं कि हमारा कोई भी बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है, एक बॉल हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी
अपने रेस्ट पोजीशन में कंटिन्यू रहता है, यानी कि अपने आराम पोजीशन। आराम वाला पोजीशन क्या होता है उसका? स्टेशनरी पोजीशन, रुका हुआ पोजीशन। रुका है ना, रेस्ट मतलब क्या है? रुका हुआ है, आराम कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आराम वाले पोजीशन में, अपने रुके हुए पोजीशन में तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल यानी कोई बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई हो। वो भी फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस होना चाहिए, यानी बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अनबैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे अनबैलेंस फोर्स जब उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तब जाके वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आएगा, और वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा था। लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने बात बोला आपको कि समझ लो क्या है कि ये हमारा क्या है दोस्तों? टेबल है, ठीक है ना। समझ लो कि ये हमारा क्या है? टेबल है। दिख रहा है? अब ये टेबल जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दिस इज टेबल, ठीक है। समझ लो ये टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल के ऊपर क्या रखा है मैंने? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझ लो। अब ये टेबल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ठीक है, टेबल के ऊपर जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये कब तक नहीं हिलेगा? जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दूं। तो वही होता है हमारा न्यूटन्स लॉ। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज रख लो, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ के ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, ठीक है, ये हाथ के ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, ये एक जगह है, एक जगह है, पोजीशन है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया? मार्कर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेरा क्या है? बॉडी है, वो मैंने रख दिया। अब ये बॉडी कब तक नहीं हिलेगा? ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो मैंने रखा है कब तक नहीं हिलेगा? जब तक कि मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूं। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई तो फोर्स अप्लाई करेगा। तो बाहर से जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि मेरा समझ लो एक हाथ है, उंगली है, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया? मोशन में आ गया, यानी हिलना शुरू कर दिया। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि जब मैंने फोर्स नहीं लगाया था तब तक ये हिल रहा था क्या? देखो ये हिल रहा है क्या? तब तक नहीं हिल रहा है। इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉडी के ऊपर जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो हिलेगा तक नहीं। और ये हमारे पूरे नेचर में है, पूरे हमारे नेचर में एक बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा अगर आपका हवा नहीं चलेगा। तो हवा क्या है? एक फोर्स लेके आता है, एक ताकत लेके आती है। तो यानी कि दुनिया में जो भी चीज है वो तब तक नहीं हिलती जब तक कि बाहर से कोई एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करे। और वो फोर्स एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? एक बाहर से होना चाहिए, और अनबैलेंस यानी बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली आप बोलोगे कि एक फोर्स में लगा रहा हूं, वो हिल ही नहीं रहा है, फोर्स लगा रहा हूं, हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके पास ताकत ही नहीं है, अनबैलेंस नहीं है, वो बैलेंस फोर्स है। तो हमें क्या? अनबैलेंस फोर्स करना है, यानी कि इससे ज्यादा फोर्स लगाना है, ठीक है, तब जाके वो हिलेगा। और यही कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था हमारा सबसे पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी समझा दूंगा। थोड़ा सा आपको बस पेशेंस बना के रखना है और ध्यान लगा के देखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड वन आज के लिए, जिसका नाम है दोस्तों न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब ये न्यूटन्स बाबा जो थे, न्यूटन्स बाबा, इनका सेकंड लॉ क्या बोलता है? यानी दूसरी बार जब उन्होंने अपना एक लॉ बनाया तो वो क्या बनाया? तो डेफिनेशन ये बोलता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं आप लोग को, उसके हिसाब से फिर मैं बताऊंगा। डेफिनेशन ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to directly proportional to the applied force। अब इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो। क्या बोल रहा हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अलग से बनाया था साइंस के फंडा में, जिसमें मैंने आपको मोमेंटम का मतलब बताया था। मोमेंटम इज नथिंग बट द, क्या था दोस्तों? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होते हैं तो मोमेंटम निकलता है। तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, यानी कि टाइम के हिसाब से जब मोमेंटम चेंज होता है तो वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो अप्लाइड फोर्स के साथ। यानी कि जितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा मोमेंटम का चेंज होना। अब इसको एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन भी आ जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम जो आपने पढ़ा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या रहेगा? मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा? क्या रहेगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, करेक्ट है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिख दूं चुपचाप तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो मेरा एक तरीके से चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल
इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिर्फ चेंज चाहिए, क्या हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं बात करूंगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंपल तरीके से कि फाइनल मोमेंटम, शॉर्टकट लिख रहा हूं देखो अभी, फाइनल मोमेंटम एफ एम माइनस इनिशियल मोमेंटम आई एम अपॉन टाइम हो जाएगा। क्यों टाइम हो गया? क्योंकि अभी मैंने लिया रेट। सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो था वो क्या है हमारा, एफ एम माइनस आई एम अपॉन टाइम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? फाइनल मोमेंटम क्या होता है, देखो यहां पे लिख के दिखाता हूं। फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। देखो मोमेंटम का मतलब हमने आपको ऑलरेडी बताया था, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल मोमेंटम है, इसके लिए वेलोसिटी भी जो रहेगा फाइनल वेलोसिटी रहेगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब भी, मोमेंटम मतलब तो मास इनटू वेलोसिटी ही होता है, लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी वो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा mv यानी मास इनटू वेलोसिटी माइनस m इनटू u यानी इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ गया? और अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम यानी t। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप जब देखोगे इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पे भी m है, यहां पे भी m है, यानी कि m जो है मेरा कॉमन है, निकाल दिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, v माइनस u, क्या बचेगा ब्रैकेट में, v माइनस u, और ये बचेगा टाइम। ठीक है, अब ये बचेगा टाइम। अब मैं इसको अलग से कोशिश करूं सॉल्व करने की, तो ये m को अलग रखता हूं और ये v माइनस यू अपॉन टी को मैं अलग कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, आप सभी को पता होगा, v माइनस यू अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ऑलरेडी एक्सेलरेशन टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, m पहले से ये मास, और ये इसका पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे मैं लिखूंगा a, यानी कि क्या हो गया a। अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो चलो मैंने मान लिया कि जो अप्लाइड फोर्स है वो F है, F का मतलब है अप्लाइड फोर्स। तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ma। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ma। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से हमारा मेन डेफिनेशन का वैल्यू हो गया। क्या हो गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिंबल होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, अप्लाइड फोर्स से, जो भी फोर्स अप्लाई होगा उससे है। ये हो गया F। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूं तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब एक चीज आपने सीखा होगा, अगर आपने साइंस अगर अच्छे से पढ़ा है अब तक 9th में 8th में 10th में, तो आपने एक चीज सीखा होगा कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मुझे हटाना है तो मुझे एक कांस्टेंट के साथ वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, और ये ma के साथ मुझे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं जो कांस्टेंट ले रहा हूं वो k ले रहा हूं, तो k मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय a, ये हो गया। तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला बन गया। एंड फाइनली हम लोग क्या लेंगे कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो मैंने k का वैल्यू लिया है, ये जो k है मेरा, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी जो है इसका वैल्यू जो लेंगे हम लोग 1 होता है, और हमेशा 1 ही होता है। तो फाइनली अगर k के जगह पे 1 हो जाएगा तो हमारा जो लास्ट आंसर आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू, k तो 1 हो गया तो गायब हो गया वो, फिर बचा ma, यानी F इज इक्वल टू ma। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई भी आपको पूछता है कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो पहली बात तो आप डेफिनेशन बोलोगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एंड सीधा आपको कोई मैथमेटिकल तरीके से पूछेगा तो आप बोल देना कि F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, और यही तरीके से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यही था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, समझ में आ गया। अब चलते आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। यानी न्यूटन बाबा ने अभी एक और लॉ निकाला, ठीक है। जो न्यूटन बाबा थे हार नहीं माने, उन्होंने बोला कि यार चलो एक लॉ निकाल दिया, फिर फॉर्म में आ गए, फिर एक और लॉ निकाल दिया, फिर सोचा कि यार चलो यार अभी एक और लॉ निकाल देता हूं, फिर 3 हो जाएगा कंप्लीट। तो अब चलते हम लोग थर्ड लॉ की तरफ, जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप इसके हेल्प से अपना नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो भी मैंने लिखाया था इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलते हैं अभी आखिरी टॉपिक, यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीसरा है ना ये, थर्ड वन। देखो ध्यान से देखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है ना। अब इसको देखते हैं हम लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो सबसे इजी तरीके से याद रखने वाला जो न्यूटन्स का लॉ है उसमें से ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का, बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। तो डेफिनेशन क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन there is a equal and opposite रिएक्शन। देखो बहुत सही, बहुत सिंपल तरीके से याद रखने का इसका फंडा है। छोटा सा डेफिनेशन है। क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा, कि टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सिंपल है कि हर कोई जो एक्शन होता है उसका जो रिएक्शन होता है, यानी कि उसका जो परिणाम होता है वो उसका अपोजिट होता है, इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि हर चीज का जो एक्शन, जो भी आप एक्शन करोगे उसका जो रिजल्ट मिलेगा, बदले में जो चीज मिलेगा वो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और आपके सामने एक दीवार है, एक बड़ा सा दीवार है, और वो बॉल को आप क्या करोगे, बड़ी तेजी से वो क्या करोगे, मारोगे। ठीक है, तो बॉल को आपने एक दीवार के ऊपर फेंक के मारा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही बॉल दीवार पे टकराएगा तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वो इलास्टिक मटेरियल है। बॉल तो आपको पता है ना बाउंस होता है, तो वो इलास्टिक मटेरियल, तो जैसे आपने वो दीवार के ऊपर फेंका तो वैसे ही टकरा के आपके हाथ में आ गया और आपने कैच कर लिया उसको। आपने क्या कर लिया, कैच कर लिया। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आप बॉल को धीरे से मारोगे तो आपके हाथ में जो कैच आएगा वो भी धीरे से आएगा। अगर आप बॉल को बहुत ही तेजी से मारोगे तो आपके हाथ में जो बॉल आएगा वापस रिटर्न, वो भी बहुत तेजी से आएगा। यानी कि अगर धीरे मारोगे तो धीरे रिटर्न आएगा, जोर से मारोगे तो जोर से रिटर्न आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका एक्शन है, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। जैसे हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहली बात तो ध्यान दो कि जैसे ही मैंने बॉल को मारा, तेज मारा तो तेज मिला, यानी कि जैसे मैंने एक्शन किया, जो भी मैंने एक्शन किया उसके बदले में जो मुझे रिजल्ट मिला वो भी इक्वल मिला। जितना तेजी से मारूंगा उतना तेजी से मिलेगा, जितना धीरे से मारूंगा उतना ही धीरे से वापस मिलेगा। लेकिन इक्वल के साथ साथ वो मिल रहा है अपोजिट, क्योंकि मारा तो आपने इस तरफ, मारा तो आपने इस तरफ, ये डायरेक्शन में आप मार रहे हो, ठीक है ना, समझ लो ये मेरा बॉल है, आप ये डायरेक्शन में मार रहे हो, लेकिन बदले में आपको ये डायरेक्शन में वापस आ रहा है ना। यानी कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज क्या हो रही है, अपोजिट परफॉर्म होती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है कि कोई भी चीज जब उसके ऊपर काम करती है और वो चीज जब इक्वल रिजल्ट देती है और अपोजिट डायरेक्शन में देती है, तो समझ जाना कि उसके ऊपर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। और सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि होता है आपका रॉकेट। आपको पता ही है दोस्तों कि जब रॉकेट लॉन्च होता है, समझ लो ये आपका रॉकेट है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस तरीके से लॉन्चर होते हैं, और इसमें से आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, इग्निशन होता है, ब्लास्ट होता है, एक तरीके से बहुत तेजी से आग लगता है। ठीक है, तो आपका जो आग है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ लो ये रॉकेट है आपका, आग नीचे से निकल रहा है लेकिन रॉकेट ऊपर से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, कि यानी कि वो जो फोर्स है वो इधर अप्लाई हो रहा है और वही फोर्स आपको नीचे की तरफ जाना चाहिए था, तो उसका बदले में जो रिजल्ट मिला वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है उसको। तो ये एग्जांपल है, दैट इज अ लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और यू कैन से स्पेस शटल वगैरह। दिस इज द एग्जांपल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप बॉल का फेंकने का एग्जांपल दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देयर इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर दैट इज देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का जो सेशन था, आज का जो लेक्चर है, ये करता हूं मैं समाप्त, क्योंकि जो चीज मुझे आज बताना था वो क्लियर हो गई। न्यूटन का तीनों लॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद डेफिनेशन, विद सम एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होगी न्यूटन के लॉ को याद रखने की, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग तक ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तो भी ये चीज आपको पूछेगा। तो अभी से प्रिपेयर कर लो, ताकि वो टाइम पे जब आपको कोई पूछे तो आपको तभी भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे वीडियोस। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और साथ में अपना राय और सजेशन आप दे सकते हो। जो टॉपिक्स आपको और चाहिए तो प्लीज वो भी बता सकते हो, टॉपिक्स के नाम। एंड साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, आप सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।